अपना ध्यान रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और फिर ध्यान रखने में हमारी सबसे ज़्यादा जो हेल्प करते हैं वो है डॉक्टर्स। और इन्हीं डॉक्टर्स को जो जिनको हम भगवान कहते हैं उनके साथ आज मेरी बात होने वाली है। क्योंकि देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, ज्यादा उनकी तरफ ध्यान देते नहीं, मगर ध्यान देना कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको आज पता लगने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर वरुण गुणवंते सर, जो कि यूरोलॉजिस्ट है, एंड्रोलॉजिस्ट है, एमबीबीएस, एमएस, एमएच, एमसीएच, डीएनबी यूरोलॉजी, डीएनबी यूरोलॉजी, डिप्लोमा इन लैब यूरोलॉजी, एफकैड फाइनेंस है। सर बहुत सालों से अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं और इन जो मतलब जिन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें उन्होंने मास्टर्स है। सच में उनके साथ बात करना हमारे लिए बहुत फॉर्चुनेट एक्सपीरियंस है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। सबसे पहले हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना है कि व्हाट इज प्रोस्टेट। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड जिसमें से सिक्रीशंस आते हैं, जो धातु, जो सीमन है उसका एक कंपोनेंट बनता है। उसके जो सिक्रीशंस रहते हैं वो मेल पेशेंट में स्पर्म्स को नरिश करने का काम करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे के रास्ते के चारों तरफ ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और उम्र के 40-45 साल के बाद धीरे धीरे साइज बढ़ने की वजह से अक्सर पेशाब के रास्ते पर दबाव आता है, जिसकी वजह से पेशाब की थैली को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है यूरिन को फोर्स आउट करने के लिए। तो ये ग्लैंड, अब जैसे ये ड्राइंग है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर के नीचे का जो रास्ता होता है, यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो बढ़ने की वजह से पेशाब के रास्ते को स्क्वीज कर देता है एंड उस वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। जो कॉमन डिसीजेस है रिगार्डिंग प्रोस्टेट कनेक्टेड टुवर्ड्स प्रोस्टेट वो क्या होते हैं? सबसे कॉमनेस्ट है जो एज रिलेटेड प्रोस्टेट का ग्रोथ होता है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, उम्र के 40-45 साल के बाद धीरे धीरे प्रोस्टेट बढ़कर रास्ते में रुकावट करती है। ये एक एज रिलेटेड ग्रोथ है। इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बोलते हैं। इस वजह से ब्लैडर आउटफ्लो में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है और अक्सर लोगों को ये समझ में आता है कि यूरिन का फोर्स कम हो गया, बार बार जाना पड़ता है, रात में उठ उठ के जाना पड़ता है। ये सारे इसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। यूरिन करने में जलन होना, दर्द होना, और प्रोस्टेट में कैंसर भी हो सकता है, विच इज ऑल्सो फेयरली कॉमन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। ओके, सो बीपीएच जिसके बारे में आपने कहा, वो किन चीजों की वजह से होता है? एज होते होते पुरुष के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जाता है। कुछ लोगों में कम बढ़ता है, कुछ लोगों में ज्यादा बढ़ता है, बट साइज सिम्टम्स के साथ अक्सर कोरिलेट नहीं करता। कुछ लोगों में साइज काफी बड़ा होने के बाद भी उनको यूरिन अच्छे से हो सकता है, कुछ लोगों में हल्का सा साइज बढ़ने के बाद भी यूरिन के रास्ते में अड़चन हो सकती है। ओके, और बहुत सारे लोग जो है वो सिम्टम्स को निग्लेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जो है सिम्टम्स जान नहीं पाते। तो प्लीज हमें बीपीएच के सिम्टम्स के बारे में बताइए, वो क्या होते हैं मेजर? तो आप लॉजिकली ये आप समझ लीजिए कि पेशाब के रास्तों में जैसे रुकावट बढ़ती जाती है, शुरुआत में पेशाब की थैली जोर ज्यादा कर रही है तो हमको उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ये काम बढ़ता जाता है वैसे चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है पेशाब की थैली में, इन द ब्लैडर। ओके, इसकी वजह से घड़ी घड़ी जाने का मन करना, यानी ब्लैडर पूरा फिल होने से पहले ही अर्ज आने लगता है, तो अर्जेंसी रहती है, लगते ही तुरंत जाने का मन करना, रात को ज्यादा पानी नहीं पीने के बावजूद उठ के फिर से यूरिन पास करने जाने का मन करना, और दिन में भी घंटे 2 घंटे में जल्दी जल्दी जाने का मन करना, ये जनरली इरिटेटिव सिम्टम्स। और जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता जाता है और ब्लैडर उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम नहीं कर पाता, तो फ्लो जो पहले दूर तक गिरता था अब पैर के करीब गिरने लग गया है, पेशाब की धार रुक रुक के होती है, पेट से ताकत लगाना पड़ता है, और
कर लेने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि पूरा साफ नहीं हुआ है, अंदर काफी सारा रह गया है। ओके। ये सारे इनके ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। तो इरिटेटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव ऐसे दो कैटेगरी में सिम्टम्स होते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं। कभी कभी पेशेंट डायरेक्टली यूरिन बंद हो जाने पर भी प्रेजेंट करते हैं कि उनको हल्के सिम्टम्स थे, बट एक दिन अचानक से पेशाब बंद हो गई। खास करके एल्डरली लोगों में ये काफी कॉमनली पाया जाता है कि जहाँ इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेकर जाके कैथेटर यानी नली डलवानी पड़ती है यूरिन को ड्रेन करने के लिए। तो ये सारे जो है वो यूरिनरी सिम्टम्स है एसोसिएटेड विद प्रोस्टेट जो एनलार्ज होती है। ओके। और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होगा कि क्या बीपीएच से कैंसर हो सकता है? बीपीएच के साथ साथ कैंसर हो सकता है, क्योंकि कैंसर जो है वो पूरा शुरुआत में ही पूरे के पूरे प्रोस्टेट को इन्वॉल्व नहीं करती। तो प्रोस्टेट जो उम्र के साथ साथ बढ़ रहा है तो उसमें कहीं एक आध जगह पर कैंसर का भी फोकस हो सकता है, जो धीरे धीरे बढ़ने की वजह से किसी पॉइंट पे हमको उसका पता चल सकता है। खास करके आजकल पीएसए का टेस्ट काफी कॉमनली होता है। पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये ब्लड टेस्ट होता है। अच्छा। अगर वो ज्यादा हाई है वो तो उससे हमको थोड़ा आइडिया आता है कि शायद कैंसर होने की संभावना है। अगर परसिस्टेंटली 1.5 2 महीने 3 महीने के गैप में 2 बार करने के बाद भी अगर पीएसए बढ़ा ही आया तो हम एमआरआई या फिर प्रोस्टेट बायोप्सी करके देख सकते हैं कि जिससे हमको ये पता चलता है कि कैंसर है या नहीं, और फिर उसके बेसिस पे हम आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। ओके। बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि हमें नहीं हो सकता या फिर हमें क्यों होगा। तो क्या ये इतना रेयर है कि मतलब सबको होता है या फिर सबको नहीं हो सकता? देखिए, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो है वो ऑलमोस्ट उम्र के 70 70 80 साल तक होते होते ऑलमोस्ट 60 70% लोगों को, पुरुषों को होने वाला है। अच्छा। हर किसी को तकलीफ नहीं होती, लेकिन आमतौर पे जिनको पेशाब करने में तकलीफ है वही हमारे पास आते हैं और फिर उनको इवेल्युएट करके हम आगे का ट्रीटमेंट बताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ये तो उम्र के साथ साथ होने वाली चीज है, तो वो झेल लेते हैं काफी सालों तक, और फिर जब तकलीफ ज्यादा बढ़ती है तब आते हैं। कैंसर एक ऐसी चीज है जो अराउंड 80 ईयर्स के एज के आसपास में वो भी ऑलमोस्ट 70 80% लोगों में थोड़ा हल्का हो सकता है, लेकिन लो ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर जनरली बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है और अक्सर अपने जीवन काल में पेशेंट को शायद वो तकलीफ भी ना दे उसके। लेकिन 10 से 15% प्रोस्टेट कैंसर थोड़े एग्रेसिव फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जिनको हमने सही समय पर डायग्नोस करके उसका इलाज किया तो लाइफ स्पैन जो है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि उनको कैंसर से मृत्यु होने से हम बचा सकते हैं। ओके। और इस बीपीएच का डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या होता है सर? शुरुआत में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम एक यूरिन टेस्ट और सोनोग्राफी का टेस्ट बताते हैं। ओके। उससे हमको साइज का आइडिया आ जाता है, यूरिन करने के बाद अंदर कितना यूरिन रह जाता है उसके बारे में पता चलता है, किडनी के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आती हैं और हम दवाइयाँ शुरू कर देते हैं उनको सिम्टम्स के हिसाब से। आगे जाके और भी टेस्ट होते हैं जहाँ पर ऐसा लगे कि बहुत सारा यूरिन ठहर जा रहा है अंदर, तो हम यूरिन का 2 और टेस्ट होते हैं, एक यूरोफ्लोमेट्री जिसमें यूरिन का फोर्स हम गेज कर सकते हैं, और एक यूरोडायनेमिक स्टडी होता है जिसमें हम ये रूल आउट करते हैं कि ब्लैडर लीक तो नहीं हो गया है, जिसके बेसिस पे फिर हम आगे ऑपरेशन के बारे में भी विचार करते हैं। जिन लोगों में दवाई से अच्छा असर है, लो इम्प्रूव हो गए, सिम्टम्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए, तो उनको हम दवाइयाँ नहीं चालू रखते हैं। और जिनको दवाई से भी आराम नहीं हो या फिर उनको प्रोस्टेट रिलेटेड आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनमें हम ऑपरेशन के बारे में ट्रांसयूरिनरी रिसेक्शन, यूरिनरी पैसेज से ही ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्ट को हम निकालते हैं ताकि एक अच्छा रास्ता बने, इसमें से यूरिन बाद में अच्छे से फ्लो होने के चांसेस हो। ओके। और ऑन एन एवरेज कितने परसेंट लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है और कितने परसेंट लोग जो है वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं सर? ऑलमोस्ट 80 85% पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं तो जिनको यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं उनको मेडिकल मैनेजमेंट से काफ़ी फायदा होता है एंड दे आर मच मोर बेनिफिटेड। एंड उनमें से जो 15% लोग हैं जिनको नहीं होता फायदा, उसमें से भी आधे लोगों को
इन द नियर फ्यूचर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। काफी लोगों को लेट रिस्पॉन्स भी होता है दवाइयों का, और कुछ लोगों को इवेल्युएशन पे ये पता चलता है कि अगर ब्लैडर वीक है तो उनको हम अपफ्रंट सर्जरी का इतना स्ट्रांगली एडवाइस नहीं करते, क्योंकि पेशेंट को फायदा भी तो होना चाहिए ऑपरेशन से, ऐसा नहीं कि हमें करने के लिए कर दिया। सर एज एन यूरोलॉजिस्ट आपकी क्या क्या कंसर्न्स होते हैं रिगार्डिंग योर पेशेंट्स? कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपके पेशेंट्स करते हैं जिससे आगे जाके आपको ही इनका इलाज करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है? देखिए, निग्लेक्ट करने से या प्रोस्टेटिक सिम्टम्स को निग्लेक्ट करने से आगे जाके अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स हो जाना, और यूरिनरी ब्लैडर वीक हो जाना, और दोनों साइड की किडनी के ऊपर प्रेशर आना। ये सारे जो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो उनमें से पूरी तरह से रिवर्सिबिलिटी की आशा नहीं है। ओके, ठीक है। तो आइडियली ये कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले अगर पेशेंट इलाज कराना शुरू करें तो वो अच्छा होता है। तो आइडियली उसके पहले एट अ अर्लियर स्टेज जब तकलीफें शुरू होती हैं उस टाइम पर मेडिकल अटेंशन अगर सीख किया जाए तो सम ऑफ दीज थिंग्स मे बी अवॉइडेबल। ओके, ग्रेट। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर, बीपीएच ना हो इसके लिए लोग क्या जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, एज सच बीपीएच ना हो इसकी कोई प्रिकॉशंस नहीं है। ओके, अक्सर ये फैमिलीज भी रहते हैं कि पिताजी को था, काका को था, ग्रैंडफादर को था, सो द साइज में भी थे, लेकिन कोई रूल नहीं है कि अगर साइज बड़ा है तो सिम्टम्स होने ही चाहिए। ओके, दो तीन चीजें जो लोगों ने करनी चाहिए, इस टाइम टू टाइम यूरिन एम्प्टी करना जरूरी है, ओके, ठीक है। खाने में संतुलन रखना जरूरी है, कोई भी चीज एक्सेस में नहीं करना है। ब्लैडर को इरिटेट करने वाली चीजें थोड़ी सी कम लेनी है ताकि ये इरिटेटिव सिम्टम्स ज्यादा ना हो। दिन में अच्छे से हाइड्रेशन रखना है, रात को सोने से थोड़ी देर पहले पानी का प्रमाण थोड़ा कम कर लेना है ताकि रात में घड़ी घड़ी उठना ना पड़े, या सपोज ना भी उठे ब्लैडर ज्यादा फूबी ना रात में, ज्यादा ओवर डिस्टेंड नहीं होना चाहिए। सो सर्टेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस उन्होंने करनी चाहिए कि जिससे कि आगे जाकर उनको ये तकलीफें ज्यादा ना हो। ओके, प्रोस्टेट अगर बढ़ना हो तो वो बढ़ने ही वाला है, कोई हम उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए दवाइयाँ नहीं देते। दवाइयाँ जनरली तब शुरू करते हैं जब सिम्टम्स शुरू होते हैं, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उससे प्रोस्टेट का भी हेल्थ बना रहता है। दैट इज वन थिंग व्हिच पीपल शुड फॉलो। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचाई, और एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, और सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपने जो दी है सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमारे साथ थे डॉक्टर वरुण गुणवंते सर, जो कि है यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, MBBS, MS, MCH, DNP यूरोलॉजी, डिप्लोमा इन लैब यूरोलॉजी, आर्केड, फ्रांस। सर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बॉम्बे हॉस्पिटल में, और साथ में ही यूरोस्टोन एंड प्रोस्थेटिक क्लिनिक जो है वो सर का है अंधेरी में, आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। एंड सर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गूगल और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर।